जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन, उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन जब से प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तमाम वैश्विक मंच पर मोदी जी का कद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है कि उनमें देश के प्रति काम करने की लगन, निष्ठा भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है। इसका साफ साफ उदाहरण है कि भारत के इतिहास में सर्वप्रथम आज, कल और परसों मतलब 3 दिन व्यापी शिखर सम्मेलन G20 का हमारे देश में आयोजन हो रहा है दिल्ली में। उस शिखर सम्मेलन की बहुत सारी खूबियां हैं। मैं एक एक करके संक्षिप्त में बताऊंगा, एक एक करके। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी कल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कल शाम को ही दिल्ली पहुंचे। परसों शाम को दिल्ली से गए थे जकार्ता और कल शाम को वापस आ गए। करीब 24-25 घंटे के अंदर में जाना आना, वहाँ के कार्यक्रम में शामिल होना, शिरकत करना, सारे कार्यक्रम को ख़त्म करना, फिर वापस भी आ जाना। ये मतलब ये दिखाता है कमिटमेंट देश के प्रति, भारत के प्रति, भारत की मिट्टी के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण भाव मोदी जी का। 1 मिनट का विश्राम लिए नहीं। मतलब जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं 9-9.25 साल हो गया, 1 मिनट का भी छुट्टी नहीं ली, 1 दिन का भी छुट्टी नहीं ली। पूरी कमिटमेंट के साथ में, देश प्रेम के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, देश सेवा में, भारत की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है उनके मैं अब बता रहा हूँ एक एक करके। अब जैसे ये जो वैश्विक मंच अभी G20 का शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित होने जा रहा है, बहुत ही विशाल विराट रूप में ये आयोजन होने जा रहा है। और दिल्ली की 16 5 स्टार 7 स्टार होटलों को भारत सरकार ने बुक किया है इस आयोजन के लिए, क्योंकि G20 देश में तो 20 देश, विश्व के 20 देश सदस्य हैं। इसके अलावा 20 ताकतवर देश हैं, एरू गेरू नथु खेरू नहीं है, 20 ताकतवर देश हैं G20 के सदस्य। वो सारे विश्व की, ये जो 20 देश हैं, सारे विश्व की 75% इकोनॉमी माने अर्थनीति में इनका दखल है। माने 20 देश 75% इकोनॉमी को काबू करके रखे हैं, इनके कंट्रोल में है। बाकी के जो 200 कंट्री हैं समझिए विश्व में, बाकी 180 कंट्री के पास 25% इकोनॉमी है और इन 20 देशों के पास 75% आर्थिक ताकत है दुनिया की। और दुनिया के सभी ताकतवर देश G20 के सदस्य हैं। वही आज से 3 दिन व्यापी जो शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजन हो रहा है, एक के बाद एक सभी के सब दिल्ली में लैंड करने जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास खबर आया था, मैं अभी देख के आया हूँ, ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, वो दिल्ली की धरती पर जैसे ही उन्होंने पांव रखा तैसे उनका भव्य स्वागत किया गया एवं उन्होंने भारत को, भारत की जनता को बोला जय सिया राम। मतलब हमें गर्व है कि भारत के ही भारतवंशी और सनातनी हिंदुत्व की भाव से कूट कूट के भरे हुए ऋषि सुनक आज इंग्लैंड के अंदर में प्रधानमंत्री के पद पर शोभायमान है। एवं उनकी पत्नी जो है अक्षता मूर्ति, वो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति और एवं सुधा मूर्ति की कन्या है। और दोनों में भारतीयता, हिंदुत्व, सनातन प्रेम भरा हुआ है। इसलिए तो उन्होंने जैसे ही धरती पर पांव रखा, भारत की धरती पर, सर्वप्रथम ऋषि सुनक बोले जय सिया राम। इसके बाद वहाँ जापान के प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद वो भी पहुंच चुकी हैं। मैंने खुद देख के आया, मैं अभी आया हूँ, हमारे पास सब खबर आई है फोटो के समेत। और जो बाइडेन पे आने वाले हैं। इनके अलावा जितने भी प्रभावशाली देश हैं, सारे के सारे जो 16-17, इनके अलावा 16-17 जो देश हैं वो लोग, उनके भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष लोग भी आ रहे हैं एक एक करके। और आज शाम तक सभी के सभी पहुंच जाएंगे दिल्ली।
अब ये है कि इनको जो विपक्षी पार्टियां हैं, विशेषकर जो कांग्रेस, जो बूढ़ी कांग्रेस पार्टी जो है हमारे देश में, उनको उनके तन बदन में आग लगी हुई है कि G20 जैसा शिखर सम्मेलन हम लोग कभी आयोजन नहीं कर पाए थे। 60-65 साल इनकी हुकूमत रही, सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और उन्होंने कभी आयोजन कर नहीं पाए दिल्ली में इतना बड़ा शिखर सम्मेलन। तो वो बहाना ढूंढ रहे हैं, और उनके जो चापलूस चाटुकार पत्रकार हैं, दलाल पत्रकार हैं, देशद्रोही पत्रकार हैं, वामपंथी पत्रकार हैं, इनके द्वारा यहाँ पर एक मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इसमें हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो गया, इसमें देश का क्या भला होगा, इसमें देश का कौन सी समस्या के समाधान होगी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, ये तो मोदी जी के लिए अच्छी बात नहीं है, ऐसे इत्यादि इत्यादि इधर उधर की बातें काफ़ी बोल रहे हैं। कौन वहाँ जो उनके जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक पवन खेड़ा, वो एक्चुअली खेड़ा नहीं है, वो पवन बखेड़ा है, वो बोल रहे हैं ये सब बातें। अब मैं बता रहा हूँ कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आ रहे, और वो नहीं आने की बजाय उन्होंने खुद फ़ोन करके पिछले सप्ताह मोदी जी को फ़ोन करके बता भी दिया था कि मैं काफ़ी व्यस्तता की वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ। सभी को मालूम है करीब 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के अंदर में जंग छिड़ी हुई है, भयंकर जंग। उसी जंग के चलते उसमें वो उलझे हुए हैं, उसी जंग के चलते वो आजकल कहीं बाहर में जाते नहीं हैं। ये हुई प्रथम बात। दूसरी बात जो है, उनके विरोधी जो लोग पाश्चात्य देश हैं, अमेरिका वगैरह, इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां उसका हेडक्वार्टर हेग में, वो हेग में इन्होंने दरवाजा खटखटाया है रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ, और वहां वार क्रिमिनल्स बोल के वो डिक्लेयर हुए हैं, और वार क्रिमिनल्स, और उनके खिलाफ में वारंट भी निकला हुआ है। मतलब रूस से बाहर वो कहीं अगर जाएंगे तो गिरफ्तारी होने की संभावना है। तो भारत चूंकि रूस का परम मित्र है, अच्छा दोस्त है, टाइम एंड अगेन टेस्टेड मित्र है, उन्होंने मोदी जी को फोन करके बोल ही दिया कि भाई मैं तो यहाँ व्यस्त हूँ, और भारत के भी स्वार्थ में है कि भाई क्योंकि अपना बहुत परमानेंट फ्रेंड है, सदाबहार दोस्त है, उनके यहाँ आ जाने से भारत को भी थोड़ा एम्बैरेसिंग पोजीशन फेस करना पड़ता है। तो इसलिए भारत को एम्बैरेसिंग पोजीशन फेस ना करने पड़े, और उनकी भी अपनी मजबूरी भी है, उनकी अपनी व्यस्तता भी है रशिया में, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने फोन करके जो बता भी दिया अपने दोस्त मोदी जी को। ये तो गई बात। और उनके तरफ से वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं ज़ैवरोव, वो अपने पूरे रशिया के फुल डेलीगेशन के साथ में आ रहे हैं। ये तो गई रशिया की बात, पुतिन की बात। अब मैं आ रहा हूँ शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग जो है चाइना के राष्ट्रपति, अभी ब्रिक्स सम्मेलन भी हुआ था 7-10 रोज के पहले दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ गए थे जोहान्सबर्ग में। वहाँ जाकर भी उनका चेहरा उतरा हुआ था, और वहाँ 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग में, इम्पोर्टेंट फंक्शन में वो नहीं आए, कमरे में कैद रहे। क्या 2 थे? एक तो मीडिया कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग खत्म होने के बाद, बाकी जो सब देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो लोग भी वहाँ पहुँचे थे, ये पुतिन साहब भी वहाँ नहीं पहुँचे थे, साउथ अफ्रीका में भी नहीं पहुँचे थे। ये भी आपको बता दूं, 10 दिन के पहले ही ब्रिक्स सम्मेलन खत्म हुआ है। तो वहाँ जो मीडिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, मीडिया कॉन्फ्रेंस के साथ सामने चाइना के राष्ट्रपति वहाँ होते हुए भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको मालूम है कि प्रेस और मीडिया, ये चाइना में तो क्या है कि वहीं की मीडिया है, बस 1-2 अखबार निकलते हैं, 1-2 टीवी चैनल है, वो भी उन्हीं की है, कम्युनिस्ट पार्टी की है, उनकी सरकार की है। वहाँ कोई फ्री प्रेस, फ्री मीडिया तो है नहीं, और उनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस चल रही थी ब्रिक्स की, वहाँ तो जोहान्सबर्ग में सवाल पूछने वाले फ्री प्रेस मीडिया वाले हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते थे। इसलिए उनका सामना नहीं करना है, वो आए ही नहीं मीडिया के सामने। जो शिखर सम्मेलन के अंत में ब्रिक्स में हुआ था, उसमें बाकी सब देश के नेता लोग थे, ये शी जिनपिंग आए नहीं, नंबर 1। नंबर 2, और एक जो इम्पोर्टेंट मीट थी, बिजनेस फोरम की मीट, उसमें भी वो नहीं आए। क्योंकि उनकी जो नीति है, चाइना की नीति, सभी का गला काटने की नीति है, किसी को वो देखते नहीं है। तो वहाँ भी उनकी फजीहत होनी थी। फजीहत से बचने के लिए वहाँ रहते हुए भी कमरे में कैद थे, बिजनेस फोरम मीटिंग में आए नहीं। फजीहत से बचने के लिए ही प्रेस मीट, मीडिया मीट में भी आए नहीं। अभी इस यहाँ भारत में, दिल्ली में किस बहाने से, किस हिसाब से आएंगे? क्योंकि दिल्ली में आने के पहले उन्होंने 8-10 दिन पहले एक नक्शा जारी किया है चाइना का,
और चाइना के जो तमाम पड़ोसी हैं, भारत समेत जितने भी पड़ोसी हैं, सबकी जमीन हड़पने के हिसाब से उन्होंने नक्शा जारी किया। जैसे मसलन हमारे देश में पूरा अरुणाचल प्रदेश उन्होंने दिखाया उनका है, और लेह लद्दाख को भी दिखाया उनका हिस्सा है। वैसे ही जितने भी उनके पड़ोसी देश हैं, सबके नक्शे में उन्होंने इंक्रोचमेंट दिखाया। अरे भाई, आपके नक्शे में दिखाने से क्या हो जाता है, जमीनी हकीकत तो दूसरी है ना। अब वो चूंकि अभी 7-8-10 रोज पहले ही उन्होंने ऐसी हरकत, गंदी हरकत की है, वो देखे कि वहां अभी दिल्ली जाऊंगा, एम्बरासमेंट पोजीशन होगी, मीडिया वाले से मुखातिब होना पड़ेगा, क्या कोई पूछ सकता है, मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकल पाएगा, इससे अच्छा हो ना जाए। ये तो हुई नंबर 1 बात शी जिनपिंग की। दूसरी बात, आज वो उनके घर में अर्थात चीन के अंदर में बहुत सारी उलझनों में घिरे हुए हैं। मसलन वहां बैंक, बहुत सारे बैंक, जो बड़ी बड़ी बैंक दिवालिया हो चुकी है चाइना में। 30-35% वहां के बेकार वर्तमान आबादी जो है, वहां जो लोग एम्प्लॉयड थे, 35% के करीब अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना की गलत पॉलिसी, इसी की वजह से वहां जो रियल एस्टेट मार्केट है वो 40% गिर गया है। वहां कोई फ्लैट वगैरह को लेने वाला कोई नहीं है। जितनी कारें और जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां सब बनी है, बड़ी बड़ी रेसिंग साइकिल गाड़ियां सब जो बनी पड़ी है, हजारों की संख्या में, कोई खरीदार नहीं है। फैक्ट्रियों के बाहर में लाइन लगी है, काम करने वाले खड़े रहते हैं, उनको कोई जॉब नहीं है। और अभी हाल में वहां बीजिंग में जो बाढ़ आई थी, बीजिंग को बचाने के लिए शी जिनपिंग के आदेशानुसार पास में ही एक दूर, थोड़ा सा दूर है बीजिंग से, उस गांव को, उस छोटे मोटे शहर को वो लोग डुबा दिए। हजारों की संख्या में चीनी लोग मर गए, सोए हुए थे, अचानक बाढ़ का पानी आ गया, 15-16 फीट ऊंचा। यहां तक कि वहां के जो मिलिट्री का भी एक कैंप, बेस कैंप था वहां पर, वो भी पानी में डूब गया, मिलिट्री के लोग भी डूब के मर गए। और पूरी अभी चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ असंतोष अभी फैल रखा है। तो एक तो वो भारत को वैसे भी मुंह दिखाने लायक नहीं है, और एक अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैंने तो आपको संक्षिप्त जानकारियां दी है, किस मुंह से आते, तो वो इसलिए नहीं आए। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है बोले जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, पुतिन नहीं आ रहे। मैंने आपको अब सब कारण बताया। और पुतिन के शी जिनपिंग के तरफ से वहां के प्रधानमंत्री चाइना के जो है वो आ रहे हैं। इनके अलावा बाकी जो G20 के जो 18 देश, उसमें एक भारत भी है। भारत के प्रधानमंत्री तो मेजबानी कर रहे हैं, भारत मेजबानी कर रहा है, और 17 देश के सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने पूरे डेलीगेशन के साथ में यहाँ विजिट, कितने तो आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं। आज रात तक, आज शाम तक सारे के सारे आ जाएंगे। अब मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वो जिस प्रगति मैदान में ये बड़ा सम्मेलन आयोजन किया जा रहा, भारत मंडपम उसका नाम दिया गया है, उस जगह उसको पूरे एरिया को, प्रगति मैदान को एरिया को नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया गया है, जिससे कि कोई भी वहां पर उस समय हवाई जहाज हमारे देश की या बाहर किसी देश की उस एरिया के ऊपर से नहीं गुजर सकती है। यहां तक कि ड्रोन भी नहीं जा सकता है। और अभूत 16 जो 5 स्टार 7 स्टार होटल भारत सरकार ने अभी बुक किए हैं, वहां कई एक होटलों के गोदामों में जरूरी गोला बारूद रखा गया है, गोलियां रखी गई है, वेपन्स रखे गए हैं, टीयर गैस के सभी सेल्स रखे गए हैं। वो इसलिए कि कभी कोई अचानक अगर कोई आतंकवादी हमला हो जाए, जो सभी को, आपको हम लोग को ध्यान है कि बॉम्बे में जो आतंकवादी हमला हुआ था उस समय, हालांकि वो तो प्राय सभी को हमारे देश के जवानों ने, सैनिकों ने मार गिराया था। खाली एक अजमल कसाब पकड़ा गया था जिंदा, बाकी सबको मार गिराया। लेकिन उनको मार गिराने में, उनकी हत्या करने में जवानों के भी पसीने छूट गए थे, क्योंकि इतने बड़े हथियार, इतने संख्या में हथियार और गोला बारूद उस समय मौजूद नहीं थे। वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हुआ। लेकिन उससे भारत ने सबक सीखा है, और भारत ने, चूंकि वीवीआईपी लोग इतने आ रहे हैं, इसलिए अनेक होटलों के गोदामों में जरूरी साजो सामान, रक्षा उपकरण वगैरह सबका रख दिया गया है। हथियार, गोला बारूद, कारतूस और जितने भी टीयर गैस वगैरह, जितने भी जो भी जरूरत है, वो सारे के सारे रख दिए गए हैं। और सभी जगह चप्पे पर वहां पुलिस तैनात है, और सुरक्षा एकदम का चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और ये होटलों के अलावा और भी जितने बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग है दिल्ली में, उस एरिया में, सब के ऊपर
हमारे जो जवान लोग सबके ऊपर डेरा डाले हुए हैं। कहीं भी कोई भी जैसा परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई सुरक्षा व्यवस्था में सेंध नहीं लग सकती, इस तरह की व्यवस्था की गई है। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो आज से 10 दिन पहले ही सारी दिल्ली की जनता को हाथ जोड़कर माफी भी मांग लिया है कि देश के खातिर 3 दिन आप लोगों को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, वो कष्ट जो आपको मिल रहा है मिलेगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी को खुशी खुशी भी सब जानते हैं कि भाई जब इतना हमारे देश की प्रतिष्ठा मान सम्मान दांव पर लगा है तो थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। मतलब क्या है कि भारत की जितनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी वैश्विक मंच पर, भविष्य में भारत को उतना लाभ मिलेगा। तो 2-3 दिन का कष्ट तो उठाना पड़ेगा। दिल्ली वासी भी कष्ट उठाने के लिए तैयार है, उठा भी रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं कि इसमें कौन कौन से कैसे कैसे और भी लोग आ रहे हैं। G20 का तो मैंने बताया। इसके अलावा G20 के अलावा भारत अपने पड़ोसी देशों को, विशेषकर और 20 देशों को स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर भी बुला रहा है। उसमें बांग्लादेश भी एक है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजेद ऑलरेडी पहुंच भी गई है दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी चंद घंटों के पहले। एक ही देश ऐसा है जिसको भारत की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया है और देने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, उसका नाम है पाकिस्तान। वह पाकिस्तान में अभी तो इतना जलन भाव है, पूरे पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं कि कहाँ दिल्ली और कहाँ भारत की सरकार, कहाँ वैश्विक मंच पर भारत की छवि और कहाँ पाकिस्तान में रोटियों के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हुए हैं, पानी की समस्या है, कुकिंग गैस की समस्या है, वो वहाँ जूझ रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हाय हल्ला माने तोबा तल्ली और मतलब एक दूसरे को गाली फजीत सब चल रहा है। वहाँ की मीडिया भी अभी भारत इतना जो शिखर पर पहुंच गया है, लोकप्रियता के शिखर पर, अपनी सरकार को, अपनी फौजी शासकों को खूब कोस रही है। दुनिया भर की गाली फजीत वगैरह वहां पर चल रहा है। पाकिस्तान को जानबूझकर भारत सरकार ने इनवाइट नहीं किया है, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर भी जानबूझकर। वो भी अच्छा किए कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान तो जहां भी जाता है भीख का कटोरा लेके जाता है, और ये ताकतवर देश है आर्थिक दृष्टि से। यहाँ पाकिस्तान का क्या काम है, वो अपने फिर आके यहाँ भीख का कटोरा लेके आता है और कुछ आतंकवादियों को भी साथ में ले आता है। तो ना तो आतंकवादियों का काम है, ना भीख का कटोरा का काम है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है पाकिस्तान को ना इन्वाइट करने के लिए, सर्वोच्च माने सही डिसीजन है, मैं तो यही बताऊंगा। एकदम बढ़िया डिसीजन उन्होंने लिया है। और ये जो सम्मेलन अभी होने जा रहा है, लाखों की संख्या में वहां पर जितने भी तमाम विदेशी मेहमान आ रहे हैं, मतलब इनके जो मैंने बताया कि 20 जो टॉप 20 कंट्री जो है विश्व के, वो तो है ही। इसके अलावा 20 कंट्री को स्पेशल इन्वाइट करके बुलाया गया भारत सरकार की तरफ से। इनके अलावा भी और भी करीब 80-90 देश के मंत्री या और दूसरे बड़े बड़े सब नेतागण और बड़े बड़े ऑफिशियल डेलीगेट्स वो भी आ रहे हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस के तरह हिसाब से। मतलब देखा जाए तो पूरी दुनिया के करीब 125 कंट्री का पार्टिसिपेशन दिल्ली में होने जा रहा है आज से 8, 9, 10 सितंबर को। और ये हमारे मतलब प्रधानमंत्री का, हमारे माने पूरे विश्व में मतलब एक तो हमारी जो आर्थिक ताकत अभी विश्व में 5वीं बृहद आर्थिक शक्ति बनी है, भारत जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, वो एक ताकत दर्शाता है। और इस पे भी क्या है खासम बात, उनके जो विशेष बात ये है कि जितने विदेशी मेहमान आ रहे हैं और आएंगे, आ चुके हैं, सबके लिए भारतीय मेनू भी, उनके भोजन में 3 दिन भारतीय मेनू भी रहेगा। उसमें चांदी के और सोने के बर्तनों में उनको खाना परोसा जाएगा। और वो चांदी के और सोने के जो बर्तनों में उनकी जो बर्तनों की जो नक्काशी की गई है, उसमें राजस्थान का जयपुर, उदयपुर और उत्तर प्रदेश का बनारस जो हमारी धार्मिक नगरी है भारत की, और इसके अलावा कर्नाटक स्टाइल की जो हमारी मतलब सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है, दिखाता है, वो सारी नक्काशी चांदी और सोने के बर्तनों में की गई है। उन्हीं में भोजन परोसा जाएगा। ये सारे जितने बड़े बड़े वीआईपी विदेशी मेहमान हैं, उन सबको भोजन परोसा जाएगा। भारत की छवि और जितनी भी हमारे वहाँ पर जो भी कल्चरल प्रोग्राम होंगे, वो भी भारत की सांस्कृतिक छवि, भारत के मंच, भारत की एकता,
अखंडता संस्कृति को दर्शाएंगी। इसलिए भारत के लिहाज से ये जो G20 सम्मेलन जो आयोजन हो रहा है, बहुत ही बढ़िया आयोजन हो रहा है, जिसका लाभ भारत को आने वाले कई वर्षों तक मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।